बता देता हूं, आप सबने पंखे में कंडेंसर जरूर देखा होगा, जिसको आप कैपेसिटर या सेल भी बोलते हो। अगर पंखा कभी भी धीरे चलने लग जाए तो सबसे पहला प्रेडिक्शन यही होता है कि पंखे का कंडेंसर खराब हो गया है, या पंखे का सेल खराब हो गया है, या पंखे का कैपेसिटर खराब हो गया है। उसके कई तरीके के अलग अलग नाम है, आप लोगों ने देखा होगा। सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है ना, बेलनाकार होता है, जिसकी वजह से पंखा तेज चलता है। अगर वो ना हो तो पंखा तेज नहीं चलेगा। कैमरे के अंदर अगर कैपेसिटर ना हो तो फ्लैश जनरेट नहीं होगा। अगर लाइट आपको डिम, या जैसे होटल्स वगैरह में आपने घरों के अंदर देखे होंगे कि लाइट को डिम और हाई अपन कर सकते हैं, तो अगर कैपेसिटर ना हो तो अपनी वायर गर्म होके जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो कैपेसिटर के ऐसे बहुत सारे यूज है, उसी डिवाइस के बारे में भी अपन इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, चैप्टर के 2 पार्ट है। सबसे पहले चैप्टर फ्लो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हमारे पास बच्चों क्या आएगा? सबसे पहले अपन बात करेंगे स्थिर क्या बोलते हैं, सबसे पहले अगर आपको याद हो तो अपन ने विद्युत विभव पढ़ा था क्लास 11 में। हमने जो है ओके, तो कक्षा 12 के अंदर हमने आपको सबको पता होगा विद्युत विभव पढ़ा था, लेकिन विद्युत विभव में एक डब्ल्यू भी हुआ करता था। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन वर्क डन निकालेंगे, यानी क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी का कार्य निकालेंगे। ये हमारे पता नहीं कॉल कॉल कौन कर देता है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आएगा, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं, क्योंकि हमारे काम आएगा। तो संरक्षी एवं असंरक्षी बल। सेकेंड अपन पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत की जो स्थिर मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, स्थिर वैद्युत की क्षेत्र है, उसके लिए कितना कार्य करना पड़ता है। तो स्थिर वैद्युतिकी स्थितिज ऊर्जा, इस नाम से टॉपिक पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे विद्युत विभव एवं धारिता, या स्थिर वैद्युतिकी विभव और धारिता भी बोल सकते हो, विद्युत विभव एवं धारिता, सॉरी विभवांतर। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बच्चों द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेंगे, किसी निकाय के लिए विद्युत विभव, किसी निकाय के लिए विद्युत विभव, निकाय के लिए विद्युत विभव, ऐसे छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। फिर अपन पढ़ेंगे बच्चों हमारा समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, समविभव पृष्ठ, और साथ के इसके अंदर गुणधर्म भी लिख देते हैं, एवं इसके गुणधर्म। इसके बाद बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध पढ़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध, विद्युत विभव में संबंध। इसके बाद पढ़ेंगे किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर अपन किसी द्विध्रुव को रख दे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं कार्य, दो चीजें इसमें अपन पढ़ेंगे, स्थितिज ऊर्जा एवं कार्य, उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चैप्टर का एक समझ लीजिए एक पार्ट खत्म हो गया है, चैप्टर का पार्ट 1 ही है हमारे पास। ये एक अलग सेगमेंट है जिसमें बेसिकली हमारा मेन मोटिव विद्युत विभव के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, सारी कहानी हमारे पास विद्युत विभव के ऊपर ही चलती रहेगी। तो ये चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है, आप ऐसे समझ लीजिए, चैप्टर को 2 टुकड़ों में तोड़ा हुआ है। ठीक है ना। पार्ट नंबर 2 के अंदर चीजें आप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी।
पार्ट नंबर 2 जो है, इसमें सबसे पहले अपन स्थिर वैद्युत की पढ़ेंगे। उसमें कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि भाई जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो चालक के हमेशा लंबवत ही क्यों होती हैं, या चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 ही क्यों होता है, या क्या बोलते हैं और भी जैसे अपन ने और टॉपिक पढ़े थे कि भाई जैसे अगर अपन किसी चालक के अंदर अंदर कोटर बना दे, होल बना दे, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, स्थिर वैद्युत की परिरक्षण जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। तो बेसिकली थ्योरी, छोटे छोटे थ्योरेटिकल टॉपिक हैं। इसके बाद बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे। पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंस। इसके बाद 11वें नंबर पर आ जाइए, अपन धारिता के बारे में बात करेंगे और साथ के साथ गोलीय चालक की धारिता यहां पर निकालेंगे। गोलीय चालक की धारिता। अच्छा, पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस तो अंग्रेजी में लिख दिया मैंने। इसको बोलते हैं ध्रुवीय व अध्रुवीय पदार्थ, है ना। अंग्रेजी में कैसे लिख दिया मैंने, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय एवं अध्रुवीय पदार्थ। इसके अंदर कौन सी चीजें आएंगी, जैसे कि आप जल ले लीजिए, वो ध्रुवीय होता है। HCl ले लीजिए, ध्रुवीय होता है। जो अपन ने डायपोल के बारे में बात करी थी ना, अलग अलग तरीके के पदार्थ आपको बताए थे कि ध्रुवीय होते हैं, जैसे H2 हो गया, उसके अलावा आपका HCl हो गया, ये सब ध्रुवीय पदार्थ होते हैं। लेकिन कुछ अध्रुवीय पदार्थ भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन की गैस, हाइड्रोजन गैस ले लो, नाइट्रोजन गैस ले लो, सब अध्रुवीय पदार्थ हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख के देखेंगे क्या होता है। फिर अपन धारिता के बारे में बात करेंगे और किसी भी गोलीय चालक की धारिता निकालेंगे। और यहां से हमें जरूरत लगेगी कि कोई नई चीज की जरूरत है, तो यहां से हम एक चीज नई निकाल के लाएंगे, तो उसको अपन बोलते हैं संधारित्र कैपेसिटर। इसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही संधारित्र है, जिसको अपन बोलते हैं बेलनाकार संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक यही संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, ये हमारे सिलेबस में है। एक संधारित्र और है, वैसे तो सबके सिलेबस में ही, बस बिहार बोर्ड वाले जो हैं उनके एक एक्स्ट्रा टॉपिक दे रखा है, बेलनाकार संधारित्र भी उनके हैं। तो वो जो टॉपिक होगा स्पेशली सिर्फ बिहार बोर्ड वालों के लिए होगा, तो उसकी क्लास अलग से ऐप के ऊपर होगी। तो ये जो बेलनाकार संधारित्र सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अपन, बेलनाकार संधारित्र ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ये सिर्फ बिहार बोर्ड वालों के लिए, ये ऐप पे होगी क्लास, बिहार बोर्ड स्पेशल होगी, और किसी के में ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। डिलीटेड इसमें से कुछ है नहीं, तो मस्त रहो तुम, ज्यादा दिमाग लगाना मत। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा संधारित्रों का संयोजन कैसे करते हैं। तो संधारित्रों का संयोजन वो इस श्रेणी और समांतर क्रम में करेंगे, जैसे प्रतिरोधों का करते थे वैसे इसका भी करेंगे। 16वें नंबर पे हमारे पास आएगा संधारित्र की ऊर्जा। और फिर अपन एक टॉपिक और अगर मेरे को समय मिलता है तो बता दूंगा, क्या बोलते हैं संधारित्रों का संयोजन या चालकों का संयोजन। संधारित्र को या चालकों का संयोजन, कि दो अगर संधारित्रों को अपन जोड़ें तो उनके अंदर कितना एनर्जी लॉस हो जाता है वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर आएगा। और एक लास्ट टॉपिक है, कई बच्चों के डिलीटेड है बट सिलेबस में है, कई बच्चों के है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा। अगेन ये एक स्पेशल टॉपिक, ये है वॉन डे ग्राफ जनरेटर। वॉन डे ग्राफ जनरेटर, ये वॉन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है, आप लोगों ने कहीं शायद अगर इंस्टा तो सब चलाते होंगे, तो आप लोगों ने देखा कि बहुत बड़ी बॉल होती है, उस बॉल के ऊपर जैसे अपन हाथ रखते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं, ऐसे उड़ने लग जाते हैं हवा के अंदर। तो वो जो डिवाइस है जिसको अपन टच करते हैं तो हमारे जो बाल है जो हवा में उड़ने लग जाते हैं, वो डिवाइस एक्चुअली आपकी वन डे ग्राफ जनरेटर ही है, ठीक है। तो ये सारे हमारे टॉपिक हैं। चैप्टर काफी बड़ा है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 2 पार्ट हैं चैप्टर के। पिछले चैप्टर से कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि अब सब बच्चे फेज में आ गए हैं। पहला चैप्टर पढ़ने के बाद अब थोड़ा समझ आ रहा है कि हाँ भाई कि अब फिजिक्स क्या है, कैसे चलेगी वगैरह वगैरह। तो हम थोड़ा सा स्पीड को स्केल करेंगे, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे और
इस चैप्टर को भी कोशिश करेंगे कि भाई 15-16 लेक्चर में इसको खत्म कर दें। ठीक है, बाकी चैप्टर्स के टॉपिक आसान है, ज्यादा मुश्किल आपको नहीं आएगी। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये 5वां है। ये एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जा सकता है 3 या 4 नंबर में। इसके अलावा समविभव प्रश्न फिक्स है, ये हमेशा आती है ना, ये फिक्स है हमेशा, ये आएगी आपको 2 नंबर में इसका प्रश्न मिलेगा। इसके अलावा समांतर प्लेट संधारित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर क्वेश्चन कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है जो छोड़ता हो इस टॉपिक को। अगर किसी को दूसरे चैप्टर में से कोई क्वेश्चन बनाना है तो वो इसी टॉपिक को सिलेक्ट करेगा, समांतर प्लेट संधारित्र को। इसके अलावा संधारित्रों का संयोजन जो है, इसमें से टॉपिक बनते हैं, इस पे न्यूमेरिकल बनेंगे। जैसे आपने प्रतिरोधों के संयोजन पे न्यूमेरिकल करे थे ना कक्षा 10 में, वो अपन जो 3rd चैप्टर में करेंगे वो यहीं पर आएंगे। बस इसमें संधारित्रों को जोड़ा जाएगा श्रेणी और समांतर क्रम में। ठीक है, संधारित्र की ऊर्जा राजस्थान बोर्ड वालों का फेवरेट टॉपिक है, बाकी बोर्ड्स में इतना जनरली नहीं पूछा जाता। ठीक है ना, तो ये जो मैंने आपको बताए सारे सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल्दो है तो सारे इंपॉर्टेंट, कोई भी कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। बट बड़े क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं, यो ज्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो 1, 2, 3, 4 टॉपिक है। और ये 5वां टॉपिक जो मैंने आपको बताया, ये राजस्थान बोर्ड में काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी समांतर प्लेट संधारित्र इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर में। जिसके जैसे पिछले चैप्टर में आपको बोला था गाउस का नियम 101% आप देख लेना एग्जाम में आएगा, तो वो आएगा। इससे मैं 100% इस चैप्टर में से गारंटी दे रहा हूं कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, हर चैप्टर का एक एक टॉपिक है, एक एक पर्टिकुलर डेरिवेशन फिक्स है यार, ये तो आना ही आना है, उसमें से ये टॉपिक है। ठीक है, जैसे मैं अगले चैप्टर में आपको बता सकता हूँ कि कौन सा टॉपिक फिक्स से आएगा, उसमें आपको अगले चैप्टर में आपको बता देता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो आएगा, वो कंफर्म है, वो फिक्स से आता ही आता है। ठीक है, तो ऐसे हर चैप्टर में कुछ ना कुछ फिक्स होता है। उसके बाद वाले में आप आ जाओ एक, चलो अभी क्या बताऊं मैं आपको, समझ नहीं आएगा, उसी टाइम बताएंगे अपन। ठीक है, तो ऐसे हर चैप्टर में कुछ ना कुछ फिक्स है भाई, ये आना है। ठीक है, तो जो बच्चे मतलब जो बिलो एवरेज बच्चे हैं अपने तो पास होना है, पास तो नहीं चाहता हूँ मैं, तो चाहता हूँ सबके साथ के 100 में से 100 नंबर आए। ठीक है, पर जिन बच्चों को लगता है यार अपने को तो पास होना, उनके लिए भी एक बता सकता हूँ मैं, ये टॉपिक अगर बच्चा कर ले तो भी पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अपने को तो सब कुछ पढ़ना है, अपने को कुछ छोड़ना तो है नहीं। इसमें से एक टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर आ चुके हैं, वो हमने कक्षा 11 में कवर किया था, जो था संरक्षी और असंरक्षी बल। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, 11वीं में, चैप्टर नंबर 5 में कक्षा 11 में पढ़ा था। लेकिन मैंने आपको बोला, मैं आपको ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे पास सीधा 10th से आए हो, तो मैं आपको उसी तरीके से ट्रीट करूंगा, मैं आपको सब कुछ ही पढ़ाऊंगा। मतलब मैं तो ये भी नहीं मान के चल रहा कि आपने 10th का कुछ पढ़ा, मैं तो आपके मन के चल रहा हूँ कि तुम सीधा मेरे पास फ्रेश फॉर अवे आए हो। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होने वाला संरक्षी और असंरक्षी बल। अगर आप में से कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता सके कि संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होता है तो फटाफट से बता दो। हमारे काम का यहाँ पे संरक्षी बल है, असंरक्षी तो नहीं है। मुझे फटाफट से अगर कोई कमेंट करके बता सके कि संरक्षी बल क्या होते हैं तो फटाफट बताओ। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मेरे को सारे के सारे टॉपिक याद कैसे हो गए, मैंने कैसे पूरी की पूरी बुक के सारे टॉपिक जो हैं वो बिना देख के लिख डाले। तो आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। आप एक बार 2 बार चैप्टर रिवाइज करोगे ना, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन जाएगी। जैसे मेरे दिमाग में एक पिक्चर है ना, इसके बाद ये पढ़ाना है, 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 इसको इतना टाइम देना है, इसको इतना टाइम देना है। आपको खुद को भी पिक्चर बन जाएगी अगर आप 2 से 3 बार उस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन करोगे तो। जैसे मैंने आपको हमेशा से सिखाया है, अगर मैं दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आपको वीक में कम से कम एक बार पहले चैप्टर में निगाह जरूर डालनी है। नहीं तो होगा क्या, 10वें चैप्टर तक आपको ये नहीं पता होगा पहले चैप्टर का नाम क्या था। तो ऐसा नहीं चाहते हो अगर हो तो प्लीज वीक में या 15 दिन में कम से कम एक बार पिछले जितने पुराने चैप्टर उसको रिवीजन करो। रिवीजन करने का मतलब ऊपर से देख लो, और कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो तो उसको हाथ से निकाल लो। तो होगा क्या, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो एग्जाम तक आते हैं तो तुम्हारे हाथ से 10 से 12 बार निकल चुकी होगी, और जब एग्जाम में डेरिवेशन आएगी तुम छाप दोगे। मैं कह रहा हूँ रट जाएगी तुम्हें। ठीक है, 1 साल बाद भी तुमसे डेरिवेशन करो तुमसे हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। जैसे ABCD याद है ना, अ से अनार तो तुम भूल गए क्योंकि अ से अनार हम ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन ABCD रटा हुआ है ना, दिमाग में मतलब फिट है कहीं ना कहीं, हमें नहीं पता, पर वो परमानेंटली मेमोरी में जाके स्टोर है। अभी सारी चीजें टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर हो जाती है, वॉलेटाइल नेचर की होते उड़ जाती है ना थोड़े टाइम बाद, सोते उड़ जाती है, थोड़े टाइम बाद उड़ जाती है। चलिए आंसर करिए, देखें किसी को पता है क्या। चलिए, बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट बोला, वे बल जो कि पथ पर निर्भर नहीं करते, केवल वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं, संरक्षी बल कहलाते हैं। डेफिनेशन से तो कुछ क्लियर होगा नहीं,
एग्जाम्पल देंगे तो होगा। चलो पहले डेफिनेशन तो लिख देता हूं मैं। वे बल जो पथ पर निर्भर नहीं करते, पथ पर निर्भर नहीं करते, केवल वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं, स्थिति पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, संरक्षी बल कहलाते हैं, संरक्षी बल कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इसके उदाहरण होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युतिकी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युतिकी बल एक्सेट्रा, स्थिर वैद्युतिकी बल आदि। अब जरा ढंग से सुनना, इसका मतलब क्या है। डेफिनेशन बोलती है, जैसे आपको पिछली क्लास में अगर याद हो तो अब मैं नीचे तो दिखा नहीं सकता कि जमीन कैसी है, पर हाँ डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। आप सबको पता है, मान लीजिए मेरे से कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मुझे धरती माता से h ऊंचाई तक उठाना है। अब अगर मुझे इस बॉक्स को धरती माता से h ऊंचाई तक उठाना है तो जो इसमें एनर्जी स्टोर होगी वो mgh होगी। एटलीस्ट इतना फॉर्मूला तो सबको याद होगा, mgh नाम का कोई फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। तो मुझे पता है अगर मैं इसको h ऊंचाई तक उठाता हूं तो इसके अंदर जो स्टोर होने वाली एनर्जी है, जो संचित होने वाली ऊर्जा है, वो mgh है। अब चाहे मैं इसको ऐसे पाथ से उठाता हूं, चाहे फिर मैं इसको गोल गोल घुमा के उठाऊं, मैं कैसे भी उठाऊं, चाहे इसको देखो ऐसे 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 करके उठाऊं, तो भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने इसको किस पाथ से लेके गया, इसमें तभी भी स्टोर होने वाली एनर्जी mgh ही होगी। अब यहां पर यह चीज नोटिस करना जरूरी है कि उसके ऊपर जो बल लग रहा था, जिसके विरुद्ध मैंने कार्य किया था, वो था गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और मैंने उस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया है। मैं इसको ऐसे पाथ से लेके गया हूं, तो बेसिकली मैंने ना इसको अलग अलग पाथ से लेके गया हूं, लेके तो h ऊंचाई पे गया हूं। तो मतलब इसके अंदर जो संचित हुई ना ऊर्जा, वो कौन सी थी, mgh, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मैंने कार्य किया। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये संरक्षी बल है, क्योंकि इसमें इस केस में वस्तु में स्टोर होने वाली जो एनर्जी है, जो वस्तु के लिए आपको कार्य करना पड़ा, वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने के लिए, भाई देखो दो चीजें, आप वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने के लिए जितना कार्य करते हो वही इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे आपने जब क्या बोलते हैं कार्य की मैं बात करूं तो कार्य का एक जनरल सा फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। ये बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है, ये तब यूज करते हैं जब बल नियत रहता है। जैसे इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण ने mg बल लगाया और मैंने इसको h ऊंचाई तक विस्थापित किया, इसलिए इसके अंदर स्टोर होने वाली ऊर्जा जो है, संचित होने वाली जो ऊर्जा है, वो mgh है। अब यहां पर एक चीज नोटिस कीजिए कि मैंने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जितना कार्य किया था उतनी इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, विच इज mgh। अब यहां पर आप इस वस्तु को किसी भी पाथ से लेकर जाएं, अगर आपने इसको h ऊंचाई तक विस्थापित किया है तो इसमें स्टोर होने वाली एनर्जी mgh होगी। ये आपके पथ पर निर्भर नहीं करती। इससे दो चीजों से मतलब है, आपकी प्रारंभिक पॉइंट क्या था, मतलब इनिशियल पॉइंट क्या था जहां से आपने वस्तु को उठाना स्टार्ट किया है, और फाइनल पॉइंट क्या है जहां पे आप वस्तु को लेकर गए हो। बीच में आपने किस पाथ से इसको घुमाया, कैसे घुमाया, कहां घुमाया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से, कोई मैटर नहीं करता आपने इसको कैसे घुमाया। फर्क क्या पड़ता है, इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी और इसकी अंतिम स्थिति क्या है। ऐसे बलों को हम बोलते हैं संरक्षी बल, जो कि पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर हम स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम जिस बल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है स्थिर वैद्युतिकी बल। अब स्थिर वैद्युतिकी बल होता क्या है, बहुत आसान सी चीज है। जैसे मान लीजिए एक धनावेश है, अब सबको पता है धनावेश अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा, एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अपन ने पिछली क्लास में, मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इसने अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करा जिसको अपन विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब इस विद्युत क्षेत्र की खास बात यह है कि अगर इस क्षेत्र में किसी भी आवेश को मैं लेकर जाऊंगा तो वो एक बल का अनुभव करेगा। अगर वो एक ऋणावेश है तो ऑब्वियसली वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये धनावेश। और अगर मैं इसके आसपास कोई धनावेश लेके जाता हूं, जैसे मान लीजिए एक धनावेश पेंसिल में अंदर लेके गया,
तो ये वाला पर्टिकुलर धनावेश इसको पुश करके बाहर फेंक देगा। ठीक है ना, तुम मेरे पाले में नहीं आ सकते हो, तुम मेरी जगह में नहीं आ सकते हो क्योंकि मेरी जगह। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए मुझे कोई धनावेश लेके जाना है अंदर, मुझे पुश करके धक्का देके जबरदस्ती धनावेश को लेके जाना है। मान लो ये मेरा रूम है, मान लो मैं एक धनावेश और मेरी वजह से ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा, तो मेरा जितना भी रूम है ना, इन सब में मेरा प्रभाव है। फिर आप छत पे चले जाओ, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह मेरा प्रभाव में रहेगा, मेरा इफेक्ट रहेगा। अब मान लो गेट से शान भैया अंदर आने की कोशिश करते और शान भैया भी एक धनावेश और मैं भी एक धनावेश हूं, लेकिन शान भैया एक टेस्ट चार्ज, एक परीक्षण आवेश है। अब जब शान भैया अंदर आने की कोशिश करेंगे तो मैं उनको अंदर आने नहीं दूंगा, लेकिन मान लो उनको जबरदस्ती राहुल सर पीछे से धक्का दे रहे हैं, मतलब राहुल सर पीछे से कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं ताकि वो उनको मेरे विद्युत क्षेत्र में ला सके। तो यहां पर भी जब हम इस आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। जबरदस्ती आप, ऑब्वियसली बात है, अगर एक धनावेश को आप एक धनावेश के क्षेत्र में लेकर आओगे तो धनावेश थोड़ी ना आने देगा, तो बल लगाएगा। बोले मैं तो नहीं आने दूंगा, वो क्या करेगा, उसके ऊपर बल लगाएगा, ऐसे भी पीछे की तरफ पुश करेगा, क्यू बल लगाएगा, पढ़ा था हमने फॉर्मूला, क्यू बल लगाया, बोले मैं तो नहीं आने दूंगा, बोले क्या कर लेगा, मैं तो नहीं आने दूंगा। तो उसको लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो जब हम कार्य करते हैं ना, वही इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, जिस ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा उसका नाम है स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। जैसे वहां पे इसका नाम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा था, यहाँ पे इसका नाम स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा, वहां पे था गुरुत्वीय क्योंकि गुरुत्वाकर्षण विरुद्ध कार्य किया है। यहाँ पे इसका नाम है स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा क्योंकि आपने स्थिर वैद्युत की बल के विरुद्ध कार्य किया है। ठीक है ना, नाम वही है, मतलब सॉरी काम वही है, नाम थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर भी आप आवेश को चाहे मान लो इस बिंदु तक लेकर आना है, अब चाहे सीधा लेकर आओ चाहे घुमा के लेकर आओ, डजंट मैटर, आपने जो कार्य किया वो सेम ही रहने वाला है। तो इसलिए ये भी एक तरीके का संरक्षी बल है। असंरक्षी बल बच्चों वो बल होते हैं जो कि पथ पर निर्भर करते हैं, जैसे कि आपका घर्षण बल हुआ, श्यान बल हुआ जो अपन ने 11वीं कक्षा में पढ़ा है। अब अगर आप किसी चीज को सीधा सीधा खींचोगे तो कम कार्य करना पड़ेगा, और अगर आप किसी चीज को ऐसे घुमा फिरा के खींचोगे तो घर्षण की वजह से ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो घर्षण बल जो होता है, श्यान बल जो होता है, जितने भी रेसिस्टिंग फोर्स होता है ना, विरोध करने वाले जो बल होते हैं, वो सब के सब असंरक्षी बल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो वो हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आप चाहो तो एक लाइन की डेफिनेशन लिख दो, फिर आप बार बार सोचते रहोगे कि होते क्या है। मैं लिख देता हूं, चलो। असंरक्षी बल क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं इसको अपन अंग्रेजी में। वे बल जो पथ पर निर्भर करते हैं, वे बल जो पथ पर निर्भर करते हैं, पथ पर निर्भर करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको जैसे भी मैंने बताया, आपका घर्षण बल हुआ, श्यान बल हुआ, एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये सब आपके असंरक्षी बलों के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, तो अपन अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा की गणना। स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। चलो पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, बहुत आसान सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी अभी वैसे, कि अगर हम किसी आवेश को किसी भी विद्युत क्षेत्र में लाने की कोशिश करते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अपने को कुछ कार्य करना पड़ता है। तो जो हमने विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करा है वही कार्य उस आवेश के अंदर इस ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम स्थिर ऊर्जा कहते हैं। जैसे बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट से समझो, अगर मैं इस प्लस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेकर आया और इसको मैंने यहाँ पे जम के छोड़ दिया, अब जैसे मैंने पीछे से सपोर्ट हटाया, मेरे बल की वजह से ये बाहर दूर भाग जाएगा और सारी की सारी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी और जोर से भाग जाएगा दूर। भाई जैसे आप समझो ना, एक चुंबक को आप पास में लाने की कोशिश करोगे, विपरीत प्रकृति के, नॉर्थ पोल को आप पास ला रहे हो, लेकिन जैसे छोड़ोगे भाग जाएगा दूर, क्योंकि आपने जो कार्य किया उसके अंदर स्थिर ऊर्जा में संचित हुआ और जैसे आपने छोड़ा वो स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। वैसे जब इस आवेश को आप पास में लेके आओगे तो आपने जो कार्य करा वो स्थिर ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो गया होगा, लेकिन जैसे आपने छोड़ा
भाई ये तो भाग गया, उड़ गया। ठीक है, चलिए तो लिख देते फटाफट से, जब किसी आवेश को या ऐसे लिख दो, किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया क्या ऐसे लिख दो, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, ऐसे लिख देते हैं, आसान रहेगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी ना। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए पर ध्यान रखना, अगर आप उसको विद्युत क्षेत्र में लाना चाहते हो तो कंडीशन यही है कि आप उसका वेग चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए उसका वेग चेंज कर दिया तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा भी इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आपने बल लगाते टाइम उसकी स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा चेंज कर दी, हम तो स्थिर ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बाकी सारी ऊर्जा को नियत रख के चलेंगे। तो जब भी आप किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहे हो तो आप एक कोशिश करेंगे कि उसका वेग नियत रहे। वेग नियत रखने का मतलब है उसका एक्सेलरेशन है, उसका त्वरण 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, लाने के लिए वेग नियत रखते हुए, लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस आवेश में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे स्थिर वैद्युत की स्थिर ऊर्जा कहते हैं, जिसे स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब आप इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे मान लो एक बॉल है और बॉल के आगे स्प्रिंग लगी हुई है ना, ये स्प्रिंग मान लो इसका फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। अब आपने इसके पास में एक और बॉल अटैच करी, ये छोटी सी बॉल है ना, हमारा बड़ा आवेश है जिसकी वजह से अपन जो है विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और ये बहुत छोटा सा आवेश है जो परीक्षण आवेश है। अब जब हम इस छोटी सी बॉल को दबाते हैं, मतलब ऑब्वियसली बात है ये दूसरी बॉल तो उसको दूर की तरफ पुश करेगी क्योंकि स्प्रिंग लगी हुई है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर बल लगाऊंगा तो बल लगाने की वजह से ऑब्वियसली बात है इसको इसके पास लाने के लिए मुझे बल तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग को कंप्रेस करना है, संपीड़ित करना है। तो मान लीजिए मैं बल लगा रहा हूं और मैंने स्प्रिंग को इतना कर दिया, ऐसे वो कर दिया, बिल्कुल दबा दिया। तो दबाने के लिए जब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंची, यहां से यहां तक पहुंची, तो मैंने कुछ कार्य किया होगा, और जो मैंने कार्य किया वही इसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब जैसे मैंने अपना हाथ हटा लिया वैसे ये दूर की तरफ भागेगी, क्योंकि स्थिर ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई, गतिज ऊर्जा में। बस यहां पे हमने जो कार्य किया था ना इस आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे, बोले दूर भाग मेरे से, लेकिन फिर भी हम लाना चाहते हैं, तो जो कार्य हमने करा है ना वही इसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। अब बस हमें इसकी गणना करनी है, एक बेसिक सा डेरिवेशन है, 6-7 लाइन को फटाफट से कर लेते हैं। तो अब हम करने वाले हैं स्थिर वैद्युत की स्थिर ऊर्जा की गणना, स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा की गणना, स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा की गणना। अरे ऊर्जा
की गणना, तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अंग्रेजी में ही बोलते हैं इसको। तो एक बहुत ही आसान सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेके अपन चल रहे हैं, डेरिवेशन हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास ये आवेश है ना, मान लेते कैपिटल क्यू आवेश है और ये अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, इसने अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, ठीक है ना, क्षेत्र उत्पन्न इसने कर दिया। अब इस क्षेत्र के बाहर जितना भी स्पेस है ये सब इस आवेश के लिए अनंत है। जैसे मैंने आपको बोला था ना, धरती माता का जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल है वो सब पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर है और जितना भी उसके बाहर है सब हमारे लिए अनंत है, क्योंकि वहां पर अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड वर्क नहीं करता। तो जहां जहां पे इस आवेश का विद्युत क्षेत्र वर्क कर रहा है वो सब इसके लिए विद्युत क्षेत्र है और बाकी सब इसके लिए क्या बच्चों, अनंत। एक्स्ट्रा पार्ट वो सब इसके लिए क्या, अनंत। जो इसका है वो सब इसका विद्युत क्षेत्र है और बाहर का जितना भी क्षेत्र है जहां पर इसका विद्युत क्षेत्र वर्क नहीं कर सकता वो इस आवेश के लिए अनंत है। क्योंकि मैं भाई ये आवेश जहां तक देख सकता है, जहां तक ये बल लगा सकता है वहां तक इसका एरिया है, पर उसके बाद ये देख नहीं सकता, उसके बाद ये बल नहीं लगा सकता, तो ये सब उसके लिए क्या हो गया, अनंत हो गया। तो हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक आवेश है प्लस क्यू, एक परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है और ये जो परीक्षण आवेश है अनंत में रखा हुआ है। अनंत का मतलब है विद्युत क्षेत्र से बाहर रखा हुआ है। तो जब तक कि विद्युत क्षेत्र से बाहर इस पर बल नहीं लगेगा, जैसे अगर शान भी इस रूम के बाहर है तो उन पे बल नहीं लगने वाला क्योंकि वो मेरे विद्युत क्षेत्र में नहीं है। अब जबरदस्ती राहुल सर उनको धक्का देके बोले नहीं अंदर जाना पड़ेगा, तो फिर अब कुछ बल तो लगाना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं मान लीजिए आप इस आवेश को अनंत से इस पॉइंट P तक लेकर आते हैं। ये पॉइंट जो P है ये इस पर्टिकुलर आवेश से r दूरी पर स्थित है। तो हम रामायण भी ये लिखेंगे कि हम मान के चलेंगे कि हमारे पास एक परीक्षण आवेश है प्लस Q और इसको हमें किसी विद्युत क्षेत्र में P बिंदु तक लाना है जिसकी बड़े वाले Q से दूरी क्या स्मॉल r है। मान लीजिए मैं अपनी जगह खड़ा हूं, मैंने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, मैंने सेंटर में खड़ा हूं, मैंने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया। अब ये रूम जो है इसके बाहर सब अनंत है। अब शान भैया अंदर से मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस कैमरे के जो आपको बाउंड्री दिख रही है यहां तक आना चाहते हैं, तो मेरे से उस पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है इसकी जो बाउंड्री है ये r है, ऐसा समझ लीजिए। और शान भैया अनंत से इस बिंदु P तक आना चाहते हैं। अब मैं इसकी रामायण कैसे लिखूंगा, देखो एग्जाम में लिखनी तो पड़ेगी ना। तो माना कैपिटल Q के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। इस विद्युत क्षेत्र में, इस विद्युत क्षेत्र में अनंत से स्मॉल q आवेश को P बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य की गणना करनी है, किए गए कार्य की गणना करनी है, की गणना करनी है, गणना करनी है। अब जब मैं कह रहा हूं कि इस आवेश को इस P बिंदु तक लेकर आना, अनंत से P पॉइंट तक लेकर आना है जो इससे r दूरी पर स्थित है, लाने के लिए मुझे कार्य की गणना करनी है। कार्य का एक जनरल फॉर्मूला मैं जानता हूं, बल इंटू विस्थापन। कार्य का मैं एक सूत्र जानता हूं, बल गुणा विस्थापन। एक तो मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा था कभी बचपन में, मतलब 11th क्लास में या मेरा 9th क्लास में, और एक मैंने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, या जिसको आप लिख सकते हो F dx cos थीटा। अब दिमाग में मेरे प्रश्न है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, तो पहले मैं पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज होता है। पहला फॉर्मूला तब यूज होगा, यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन तब यूज होता है, तब वैलिड है जब हमारा बल नियत हो। जैसे मान लो मैं किसी वस्तु पर 2 न्यूटन का बल ही लगा रहा हूं, कंटिन्यूसली 2 न्यूटन का लगा रहा हूं, 2 न्यूटन का लगा रहा हूं, 2 न्यूटन का लगा रहा हूं, तो इस केस में अगर मुझे कार्य की गणना करनी है मैं पहला सूत्र लगा दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा बल नियत होना चाहिए, मेरा बल नियत है 2 न्यूटन लग रहा है। लेकिन जहां तक इस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात हम कर रहे हैं, तो जब ये क्षेत्र, ये जो पर्टिकुलर आवेश है, जैसे इसकी बाउंड्री पर पहुंचेगा इस पर बल अनुभव होगा। जैसे वो शान सर गेट पे खड़े हैं तो उनको एक बल अनुभव होगा, लेकिन बल वो काफी वीक है,
क्योंकि वो पॉइंट, वो गेट का पॉइंट मुझसे काफी दूर है। हमें पता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, या हमने बल का ही फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बल लगेगा इस पे। अब ये जो बल, ये आर पर निर्भर करता है। आप जितना मेरे से दूर खड़े रहोगे आप पे बल उतना कम लगेगा, आप मेरे से जितना नजदीक आने की कोशिश करोगे बल की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो यहां पर ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम जब इस आवेश को इसकी बाउंड्री तक लेकर आते हैं तो इस पे बल काफी कम लगता है, लेकिन जैसे जैसे बाउंड्री के अंदर एंटर करना स्टार्ट करता है और जैसे क्लोज आने की कोशिश करता है, बल का परिमाण बढ़ने लग जाता है। बल तो अभी भी भारी लग रहा है, उसको भारी पुश कर रहा है, बल की दिशा नहीं चेंज हो रही, बल की दिशा तो अभी भी बाहर है। पहले भी उसको बाहर धक्का देना चाहता था और अभी भी बाहर धक्का देना चाहता हूं, पर जब वो गेट पे थे तब तक तो बल कम लग रहा था, लेकिन जैसे वो मेरे पास आने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे मेरे बल का परिमाण बढ़ता जाएगा, मेरा बल स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि मेरे पास आने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही क्योंकि मैं एक आवेश को, तो मेरे आसपास का जो शेल है, मेरे आसपास का जो बल है वो काफी ज्यादा है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे बल वीक होता जाता है। जैसे अर्थ के साथ है, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स उसकी सरफेस पे सबसे ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो वीक होता जाएगा। ठीक है ना, हमें पता ऊंचाई पर जाने पर, गहराई पर जाने पर बल का जो जी की वैल्यू कम होती जाती है, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर भी सेम चीज है। अब क्योंकि बल का मान नियत नहीं है, बल बार बार चेंज हो रहा है, इस पर खड़े हो तो बल का मान कुछ और, इस पर खड़े हो कुछ और, इस पर खड़े हो कुछ और, इस पर खड़े हो कुछ और, मतलब हर बिंदु पर बल का मान अलग अलग है। तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सेकंड वाला एफ डी एक्स कॉस थीटा। तो यहां पर आपको समझना जरूरी है कि हम दूसरा फॉर्मूला यूज क्यों कर रहे हैं, या दूसरे फॉर्म की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारा बल नियत नहीं रहता, जब हमारा बल बार बार जगह बदलने के साथ साथ चेंज होता जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस केस में हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए, क्योंकि हमें dx लेना है, तो हम इस आवेश को एक छोटे से, अच्छा पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप बल को, आवेश को अंदर की तरफ लेकर आना चाहते हो, तो जो आप बाह्य बल लगाओगे उसकी दिशा तो ये रहेगी, क्योंकि आपको, आप अंदर आवेश को अंदर पुश करना चाहते हो, लेकिन आपको स्थिर वैद्युत की बल बाहर धक्का दे रहा है, यानी स्थिर वैद्युत की बल की दिशा बाहर की तरफ होगी। दो तरीके के बल इस आवेश पर लग रहे हैं, एक मैं जो लगा रहा हूं उसको अंदर पुश करने के लिए, यानी जो राहुल सर शांत सर पे लगा रहे हैं उनको जबरदस्ती धक्का दे रहे हैं अंदर जाने के लिए, तो बाह्य बल है, वो एक्सटर्नल फोर्स है। जबकि मैं जो शान भैया को बल लगा रहा हूं बाहर पुश करने के लिए, वो स्थिर वैद्युत की बल है, क्योंकि हम दोनों का नेचर सेम है, मैं पॉजिटिव वो पॉजिटिव, हम साथ नहीं रह सकते, तो हम उनको धक्का दे रहे हैं। ठीक है, तो वो ये वाला बल है। अब दोनों बल की, जैसे मैंने आपको बोला, आपको आवेश इस तरीके से लाना है कि उसका वेग नियत रहे। ठीक है, तो यहां पर अपन ले लेते हैं इस विद्युत क्षेत्र से अनंत से q आवेश को बिंदु B तक वेग नियत रखते हुए, वेग नियत रखते हुए, नियत रखते हुए, यार आएगा नहीं, रुको, वेग नियत रखते हुए, लाने के लिए ना, ये पूरा स्टेटमेंट है। मतलब आपको वेग नियत रखना, आपको वेग का मान चेंज नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना। तो मैं इसको अनंत को यहां लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम वेग चेंज नहीं कर रहे, तो हम बोल सकते हैं जो बाह्य बल है और जो स्थिर वैद्युत की बल है, इनका परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है। यानी जितना स्थिर वैद्युत की बल लग रहा है उतना ही मेरे को बाह्य बल लगाना है। मतलब अगर मैं शान भैया पे 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, तो क्या बोलते हैं, राहुल सर भी उन पे 5 न्यूटन का ही बल लगाएंगे, लेकिन उनका वेग चेंज नहीं होना चाहिए, वेग नियत रहना चाहिए। इसलिए हमने दिखाया कि भाई दोनों की दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण सेम है, इसलिए दोनों को बराबर रखा, लेकिन नेगेटिव साइन। अर्थात बाह्य बल एवं स्थिर वैद्युत बल एवं स्थिर वैद्युत बल का परिमाण समान किंतु दिशा विपरीत है, किंतु दिशा विपरीत है। विपरीत है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, दिशा तो समान है, मतलब दिशा अपोजिट है, बट बल का परिमाण सिंपल। ठीक है, तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बना देते हैं। ये हमारा प्लस आवेश था, ये आप समझ लीजिए इसका विद्युत क्षेत्र था, यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा अनंत था, अनंत से हम
प्लस क्यू आवेश को लेकर आ रहे थे इस बिंदु लेट से P तक, तो ये हमारी दूरी हो गई थी R, ये हमारा बिंदु हो गया था P। तो मान लेते हैं, क्योंकि हम जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर होता है, तो हम एक बहुत छोटे से एरिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मान लेते हैं हम इस आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लेकर आ रहे हैं, मतलब डी एक्स दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं। और ये जो डी एक्स दूरी है ये मूल बिंदु से एक्स, ये जो डी एक्स दूरी है ये इस पर्टिकुलर कैपिटल क्यू आवेश से एक्स दूरी पर स्थित है बिंदु, है ना। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे, पहले dx दूरी तक उसको विस्थापित करेंगे, फिर कार्य निकालेंगे, पूरा समाकलन कर देंगे जैसे हमेशा करते हैं। तो सबसे पहले माना प्लस क्यू आवेश को, ऐसे लिख दो प्लस क्यू आवेश को, प्लस क्यू आवेश को ए से बी तक ले जाने के लिए किया गया कार्य के लिए किया गया कार्य कितना होगा बच्चों? सिंपल है, आपने बल लगाया था, बाह्य बल लगाया था एफ वेक्टर, और डॉट आपने विस्थापन कितना करा था डी एक्स वेक्टर। तो आपने जो कार्य करा होता डी डब्ल्यू बराबर एफ बाह्य बल वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, जो बल का सिंपल कार्य का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे बाह्य बल का परिमाण नहीं पता, क्योंकि मैं स्थिर वैद्युत की बल का फॉर्मूला तो जानता हूं। स्थिर वैद्युत की बल का फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलूं स्थिर वैद्युत की बल का फॉर्मूला बताओ तो बहुत आसान है। वैद्युत की बड़ा वाला क्यू आवेश यहां पे प्रेजेंट है, छोटा वाला क्यू आवेश यहां पे प्रेजेंट है, दोनों के बीच की दूरी x है, तो बल का सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा k q अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि अभी के लिए मेरे से x दूरी पर है, r दूरी तक लाना वो अलग बात है, लेकिन है x दूरी पर। तो मेरे को स्थिर वैद्युत की बल का फॉर्मूला तो पता, लेकिन बाह्य बल का फॉर्मूला नहीं पता। पर ये बात तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि दोनों का परिमाण सेम है लेकिन दिशा विपरीत है। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे बाह्य बल को स्थिर वैद्युत की बल से रिप्लेस करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि हमारा जो बाह्य बल है वो किसके बराबर है? माइनस ऑफ एफ स्थिर वैद्युत की बल के। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे बाह्य बल को रिप्लेस कर देंगे स्थिर वैद्युत की बल से। तो हमारा किया गया कार्य कुछ इस तरीके से नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, बस इतना सा चेंज आएगा। तो पूरा लिखना पड़ रहा है, स्थिर भी लिखोगे तो भी चलेगा, बाहर साइड में लिख देना भाई स्थिर वैद्युत की बल की बात चल रही है, उसको शॉर्ट में अपन ने लिख दिया एफ स्थिर, खत्म। अब हमें, क्योंकि हमने तो थोड़े से पार्ट के लिए कार्य की गणना करी है, हमें तो पूरे की गणना करनी है, तो हम अब करेंगे समाकलन अनंत से लेकर के पी बिंदु तक के लिए। तो क्यू आवेश को अनंत से आर दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य तो हमारे पास हो जाएगा डी डब्ल्यू का समाकलन, यहां पर इसका भी समाकलन हो जाएगा, माइनस वही स्थिर वैद्युत की, पूरा नहीं लिख रहा हूं इस बार, समझ जाना, शॉर्ट में लिख दिया, डॉट डी एक्स वेक्टर। अब कहां से कहां पे लेकर आ रहे हैं, लिमिट कैसे रखोगे? डी एक्स की तो लिमिट रखनी है। अच्छा, आवेश कहां पे था? अनंत में था, और लेकर किस बिंदु पर आ रहे हो? पी बिंदु तक। तो इस पर्टिकुलर आवेश को आप रेफरेंस पॉइंट मान के चलोगे, आपका मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से पहले कहां पे था? वो अनंत पे। ला कितनी दूरी पर रहे अपन? आर दूरी पे। तो इसका समाकलन कहां से कहां तक होगा? अनंत से लेकर के आर दूरी तक। कहां पे रखा हुआ था? ये मेरा मूल बिंदु, मैं मूल बिंदु पे खड़ा हूं, मैं हूं मूल बिंदु। 96 अनंत पे है, तो मेरी 96 से स्टार्टिंग दूरी कितनी? अनंत। 96 से मेरे पास में आ गया, तो अब मेरी उनसे दूरी कितनी हो गई? आर। तो समाकलन कहां से कहां तक होगा? इनफाइनाइट से आर तक। ठीक है, अब आप चाहो तो इस माइनस के साइन को बाहर रख लो, और आप जो है, अब जब सबको पता है कि है ना, जब डॉट हटता है तो उसकी जगह हमारे पास क्या आता है? कॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 0, और वही अनंत से लेके हमारे पास आ जाएगा आर तक। ठीक है, बस वैल्यू रख दो, आपका काम हो गया। तो हमारे पास हो गया डब्ल्यू बराबर माइनस का, अच्छा अब कॉस 0 का मान तो 1 होता है, एफ स्थिर वैद्युत की का ये रहा फॉर्मूला, इटेको के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बस एक ही चीज का ध्यान रखना, वो ये है डेरिवेशन करते टाइम कि अगर यहां एक्स है तो यहां पे भी एक्स ही लिखा होना चाहिए।
मतलब अगर आपने जो विस्थापन माना वो dx है, तो उस a बिंदु की या b बिंदु की जो आवेश से दूरी है ना, मेन आवेश से दूरी, वो x ही लेनी है, फिर और कुछ नहीं ले सकते आप। अगर आपने विस्थापन को dy माना तो इस दूरी को आपको y मानना पड़ेगा, आप कुछ और नहीं ले सकते हो, इस चीज का बस ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है। अब वही सेम आपके q तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ होना जाना नहीं है। अपने को समाकलन किसका करना है, 1/x का। तो समाकलन हम सबने पढ़ा है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे, पता होगा x की पावर n का समाकलन कितना होता है, घात, इसका समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये समाकलन होता है। ठीक है, तो हमारे पास समाकलन किसका करना है, x की घात, ये हो गया -2, है ना। तो समाकलन कैसे होगा, x की घात -2 + 1, और नीचे भी इतना ही लिखना है -2 + 1। फिर लिमिट लगानी है इसकी, ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, k q q विद नेगेटिव साइन, ये कार्य आ गया। वही सेम इसको सॉल्व करोगे, आ जाएगा x की पावर -1, नीचे आ जाएगा -1, इनफाइनाइट से r तक माइनस का k q q। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, ये माइनस का साइन जब बाहर जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो इसका हो गया k q q। अंदर हमारे पास बच रहा है x की पावर -1। अब x की पावर -1 को प्लस कैसे बनाए, 1/x लिख दो यार। जब ये x गुणा से भाग में जाएगा तो इसका जो भी घात है इसकी वो प्लस हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा 1/x, है ना। हमने पढ़ा था बेसिक कि जब हम किसी भी क्या बोलते हैं चर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो घात का चिन्ह चेंज हो जाता है, मतलब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। चलिए, तो अब सबसे पहले अपन रखते हैं उच्च सीमा, तो रखिए अपन ने उच्च सीमा। उच्च सीमा हमारे पास क्या है, 1/r। फिर रखते हैं अपन निम्न सीमा, जो कि क्या है, 1/अनंत। सब जानते हो 0 का उल्टा अनंत होता है, मतलब 1/0 का मान कितना होता है, बचपन में पढ़ा है ना सबने। 1/0 का मान कितना होता है, अनंत। और 1/अनंत का मान कितना होता है, ऑब्वियसली इसका उल्टा 0। तो वहां पर 1/अनंत का मान कितना हो गया, 0। नहीं पता तो चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 1/0 का मान कितना होता है, अनंत। तो 1/अनंत का मान कितना हो गया, 0। ये आप लोगों ने कहीं 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, देयरफॉर आएगा। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास कितना कार्य में करना पड़ा, k q q अपॉन r, और ये जो हमने कार्य किया यही उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो अगर आपको स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखना है तो आप स्थितिज ऊर्जा का सूत्र u से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये फॉर्मूला आ गया k q q अपॉन r। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। इसका एक छोटा सा स्पेशल केस और करा देता हूं। अभी हम आवेश को कहां से कहां पे लेकर आए, आवेश को अपन अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेकर आए। अब मान लो आवेश जो है हमारे शान बिया जो है वो अंदर ही खड़े, गेट के अंदर ही खड़े, मतलब मेरे विद्युत क्षेत्र में ही खड़े। अब मैं उनको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना चाहता हूं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ज्यादा वापस डेरिवेशन नहीं करनी, बस शॉर्ट में फॉर्मूला लिखना है। मान लीजिए हमारा आवेश था कैपिटल Q, ये विद्युत क्षेत्र था। डोंट वरी, एक बार डेरिवेशन में वापस रिवाइज कराऊंगा, घबराने की बात नहीं है। मान लीजिए हमारा आवेश यहां कहीं पर रखा हुआ है, मान लीजिए P बिंदु पर रखा हुआ है, और मैं उसको खसका के कहां पे लेके जाना चाहता हूं, Q बिंदु पे, यानी ऐसे। मान लेते हैं ये जो P बिंदु है, थोड़ा साफ साफ नहीं दिख रहा है, रुको कुछ ऐसे कर देते हैं। मान लीजिए P बिंदु पे रखा है और Q बिंदु तक लाना है, तो इस वाले की इससे जो दूरी है ये r1 है P बिंदु की, और इसकी इससे जो दूरी है वो हमारे पास r2। तो P बिंदु की हमारी इस आवेश से दूरी है r1 और Q बिंदु की इस आवेश से दूरी है मान लो r2। तो बहुत छोटी सी चीज करनी है, तो क्या करनी है, अपन लिख देते हैं स्पेशल केस करके। आवेश को, स्मॉल q की बात कर रहे हैं अपन, आवेश को P से Q बिंदु तक ले जाने के लिए, ले जाने पर किया गया कार्य, और जितना आप कार्य करोगे वही ऊर्जा में संचित हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो किया गया कार्य किसके बराबर होगा बच्चों, अंतिम माइनस प्रारंभिक।
अंतिम कार्य में से प्रारंभिक कार्य को माइनस करना है। फॉर्मूला बस ये ध्यान रखना, बचपन से पढ़ते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक को ही माइनस करते हैं। अच्छा, अंत में कितनी दूरी पर था? R2 दूरी पर, तो आप क्या लिखोगे फॉर्मूला K Q, आपने क्या पढ़ा था? R पढ़ा था। अंतिम दूरी कितनी आपकी? R2, क्योंकि मैं R1 पे खड़ा हूं, मैं P पे खड़ा हूं, मैं R दूरी पर खड़ा हूं R1 पे, मुझे R2 तक जाना है। तो इसमें से माइनस कर देंगे, प्रारंभिक कितना है? K Q अपॉन R1। आप चाहो तो कॉमन ले लो, फॉर्मूला कुछ इस तरीके का आता है। और यही किया गया कार्य जो है उसके अंदर स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यही कार्य जो आपका वो स्थिर ऊर्जा में के परिवर्तन के बराबर या स्थिर ऊर्जा के बराबर है, एक ही बात है। बहुत आसान सा, बहुत बेसिक सा, बहुत आसान फॉर्मूला है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं डेरिवेशन, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों को ऊपर से गई, मुझे पता है बच्चे बोल रहे हैं सर बात खत्म करो क्लास, लास्ट है, बस रिवाइज करवा रहा हूं और कुछ नहीं। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था कि मैं एक आवेश हूं, मैंने अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ फील्ड क्रिएट करा है, विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रहा है। ये गेट और ये जितना भी रूम है ये मेरा विद्युत क्षेत्र है, ये मेरा साम्राज्य है और इस साम्राज्य का मैं शहंशाह हूं। ठीक है ना, ज्यादा मूवी के डायलॉग हो गए। तो अब शांत सर जो है मेरे साम्राज्य में घुसना चाहते हैं। अब मैं भी एक पॉजिटिव आदमी हूं और वो भी एक पॉजिटिव आदमी है, मतलब हम दोनों में लड़ाई होती है। वो मेरे साम्राज्य पे अधिकार करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें अधिकार करने नहीं देंगे। तो अब भाई साहब क्या हो रहा है कि वो मेरे विद्युत क्षेत्र में आना चाहते हैं और विद्युत क्षेत्र में आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं उनको आने नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव। बोले मैं तो आने दूंगा, मैंने बोल दिया मैं तो नहीं आने दूंगा। लेकिन पीछे से राहुल सर जबरदस्ती उसको धक्का देके, उनको धक्का देके बोल रहे नहीं अंदर तो जाना पड़ेगा। अब जब राहुल सर उनको धक्का दे रहे हैं तो राहुल सर को ऑब्वियसली उनको मेरे पास में लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनके ऊपर बल लगा रहा हूं, मैं उनको दूर धक्का दे रहा हूं। अब जब उनको पास लाना है तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य की गणना अपन कर रहे हैं और वही इनके अंदर स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो सबसे पहले ये परीक्षण आवेश इसको अनंत से अंदर की तरफ लेके जाना। अनंत क्या होता है? जहां पर मेरा क्षेत्र, मतलब मेरा विद्युत क्षेत्र कार्य ना करे। अच्छा जी, मैं बाहर खड़ा हूं, मैंने पुश करा है ना, तो मैं अनंत से उसको किस बिंदु तक लेकर जाना चाहता हूं? P बिंदु तक लेकर जाना चाहता हूं, स्मॉल q को, क्योंकि बल बार बार चेंज हो रहा है। अच्छा, एक चीज और है, मेरा बाह्य बल और स्थिर वैद्युत बल दोनों का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है। तो सबसे पहले मैंने उनको कितनी दूरी तक विस्थापित करा? dx। तो dx दूरी तक विस्थापित करने मुझे इतना कार्य करना पड़ा। मेरे को बाह्य बल का फॉर्मूला तो पता ही नहीं है, मुझे तो स्थिर वैद्युत की बल का फॉर्मूला पता है, तो मैंने बाह्य बल को स्थिर वैद्युत की बल से रिप्लेस कर दिया। अब वेक्टर फॉर्म में, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण समान है। तो हमने रिप्लेस करा, फिर अनंत से r दूरी तक लेके गए, तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन करा, फिर डॉट हटा करके कॉस लगाया, कॉस 0 का मान 1 हो गया। फिर f स्थिर वैद्युत की का ये रहा फॉर्मूला, इसको टिका यहां पर, फिर k q कांस्टेंट था, बाहर फेंका, 1/x² का समाकलन करा, x की घात -1 अपॉन -1 आया, -1 को बाहर फेंका, माइनस माइनस प्लस हो गया, x की घात -1 बचा था, उसको प्लस बनाना था तो 1/x करते। इसके बाद तो सारी मैथ्स है। 1/x में वही पहले उच्च सीमा रखी, फिर निम्न सीमा रखी, 1/अनंत का तो गेम ओवर हो गया। हमारे पास फॉर्मूला आ गया k q अपॉन r। ध्यान रखिएगा, स्थिर ऊर्जा एक अदिश राशि है, जो क्वांटिटी AB का दिशा, इसकी कोई दिशा नहीं है। जबकि पिछले चैप्टर में अपन पढ़ा था बल से कंपेयर करेंगे, कल कंपैरिजन करके बताऊंगा, तो ये अदिश राशि है। फिर हमने बोला यार मैं क्षेत्र में खड़ा हूं, मैंने कहा मैं यहां खड़ा हूं, मैंने कहा मैं यहां खड़ा हूं और मैं अभी आवेश से r1 दूरी पर हूं और मुझे पुश कर करके उनको यहां तक लेके जाना है, मतलब गेट पे खड़े वो पुश कर करके यहां तक पहुंचाना है। ठीक है, तो पहले r1 दूरी पर है, फिर r2 दूरी तक लेके जाना है। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक कर दिया, अंतिम के लिए बस दूरी r2 है, प्रारंभिक के लिए r1 है, k q कॉमन लिया, ये फॉर्मूला आ गया। चलिए, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। फिर आज की क्लास करते हैं ओवर, बहुत लंबी हो गई। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।